वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 4 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले शब्द विचार क्या है या शब्द क्या है? तो वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, अब शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? आइए बच्चों इसको देखते हैं हम। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से है। कौन कौन से हैं? पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। बच्चों, तत्सम शब्द क्या है? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द क्या है? तत्सम अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत भाषा में जो शब्द लिखे जाते हैं उसी तरीके से जैसा लिखा जाता है वैसा ही तत्सम शब्द में लिख दिया जाता है। जैसे अग्नि, जल, ठीक है, पितृ, ग्रह, ये क्या है? संस्कृत के शब्द हैं और जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही ये शब्द तत्सम शब्द में लिख दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा है तद्भव। तद्भव मीन्स क्या होता है? तत् माने उसके, भव माने बदलाव में उत्पन्न हुए। जैसे कि संस्कृत के शब्द इसमें जिस तरीके से होते हैं वैसे लिख दिए जाते हैं और तद्भव शब्द में क्या होता है? उनका हिंदी रूपांतरण। जैसे अग्नि अगर लिखा है तत्सम में तो तद्भव में क्या लिखेंगे? आग। पितृ लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पिता। ग्रह अगर तत्सम में लिखा है तद्भव में हम क्या लिखेंगे? घर। फिर इसके बाद तीसरा शब्द है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं या जिस देश में हम रहते हैं उस देश की भाषा को हम क्या कहते हैं? देशज भाषा कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे इसमें क्या है? आपका पेन हो गया, कलम हो गया, मेज है, कुर्सी है, चारपाई है, ये सारे शब्द आपके देशज के अंतर्गत आएंगे। विदेशी शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी से हो गया आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है, फारसी से आपका हो गया। तो इसमें क्या है? जितने भी अरबी, फारसी और जितने भी ये विदेशी भाषाएं हैं उनसे लिए गए शब्द सारे किसके अंतर्गत आते हैं? विदेशज शब्द के अंतर्गत। संकर शब्द क्या है? संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, ये किसमें आएगा? संकर शब्द में। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना, इसी में जो वर्गीकरण है शब्दों का, दूसरा वर्गीकरण क्या है? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है बच्चों? रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं तथा इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव या इनका खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जैसे पुस्तक, कलम, मेज आदि। इनको अगर तोड़ेंगे तो अलग इनका कोई अर्थ प्राप्त होगा नहीं, तो ये शब्द किसमें आएंगे? रूढ़ शब्द में। इसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जो दो शब्दों के योग से शब्द बनते हैं और उनका सार्थक अर्थ होता है, अन्य कोई अर्थ नहीं, सिर्फ एक ही अर्थ उस शब्द से निकलता है, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय आदि। यौगरूढ़ शब्द, यौगरूढ़ शब्द क्या है? जो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के मेल से बनता है परंतु इन शब्दों के
के मेल के बाद इसका अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है, ऋण अर्थ निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे 10 आनन, 10 आनन मतलब 10 सिरों का समूह अर्थात रावण, ठीक है, 10 आनन कहते हैं उसको। तो इसमें क्या दो शब्दों को योग तो हुआ परंतु अर्थ हमें किसका प्राप्त हुआ, अन्य तीसरे का। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, यौगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। और यौगरूढ़ शब्द जो होते हैं मुख्यतः वह किसमें आते हैं, बहुव्रीहि समास में। इसके बाद बच्चों शब्दों के वर्गीकरण में तीसरा वर्गीकरण क्या है, प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार के भी दो भेद बताए गए हैं, एक तो सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या है, सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जो हम दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया चारपाई हो गया, बाल्टी हो गया, मेज हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती, सामान्य शब्द में, जो हम दैनिक प्रयोग करते हैं घर में, दैनिक बोलचाल में शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये सारे शब्द आते हैं सामान्य शब्द में। इसके बाद तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनको व्यावसायिक रूप से प्रयोग करते हैं, तकनीकी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सारी चीज किसके अंतर्गत आएंगी, तकनीकी शब्द के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों शब्दों के वर्गीकरण में चौथा वर्गीकरण क्या था, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर इसके भी कितने भेद बताए गए हैं, 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है, जो शब्द हमें एकल रूप में प्राप्त होते हैं उनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तक, घर, खेल आदि, ये सब में किसमें आते हैं, ये एकार्थी शब्द, क्योंकि इनका एक ही अर्थ निकल रहा है। अनेकार्थी शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर अंक, अंक का अर्थ क्या होगा, गोद भी होता है, संख्या भी होता है और नाटक का भाग भी होता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार के शब्द अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत। इसके बाद है बच्चों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनका मतलब अनेक प्रकार से उसको हम बोल सकते हैं। जैसे ईश्वर का अगर पर्यायवाची हम लोग कहेंगे तो ईश्वर का भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये सारे किसके अंतर्गत, ये सारे पर्यायवाची एक शब्द के हैं, एक ही शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत। इसके बाद है बच्चों विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। जैसे गोरा काला, अच्छा बुरा, प्रकाश अंधकार, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं, तो ऐसे शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है समरूपी श्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द क्या है, ये वे शब्द कहलाते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनमें कुछ अंतर होता है, लिखने में भी और उसके अर्थ में। जैसे अन्न, अन्य और अन्न, जैसे ये लिखा, ठीक है, अन्य और अन्न, तो ये अन्य का अर्थ क्या होगा, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए, और अन्न का अर्थ क्या होता है, अनाज से संबंधित। तो इन दोनों में अंतर है, लेकिन अन्न और अन्न एक जैसा, सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं। तो ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, समरूपी श्रुति भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत। इसके बाद बच्चों इसका भेद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऐसे वाक्यांश जिनको हम एक शब्द में व्यक्त करते हैं तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जिसका जन्म ना हुआ हो तो अजन्म हुआ, एक वर्ड में बोला, पूरे वाक्य का अर्थ एक में निकला। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद है बच्चों व्याकरणिक प्रकार के आधार पर।
व्याकरणिक आधार ये क्या है? शब्दों का वर्गीकरण का पांचवा प्रकार है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है बच्चों? विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदला जा सकता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको हम लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल नहीं सकते, वो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। इसको मैं पुनः दोहराती हूँ बच्चों। सबसे पहले क्या है आपके शब्द की परिभाषा? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर शब्द में शब्दों का वर्गीकरण, तो शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से बताया गया है बच्चों? 5 प्रकार से। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर, पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब जो ये प्रकार दिए गए हैं, इन प्रकार के अंतर्गत भी इनके भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुनः देखिए इसे। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। इसके बाद बच्चों रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। इसके बाद प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। इसके बाद बच्चों अर्थ के आधार पर आपके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, शब्द रूपी या श्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ में शब्द की परिभाषा को कि शब्द किसे कहते हैं इसे याद करेंगे। इसके साथ साथ शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है तथा उन प्रकार के अंतर्गत कितने भेद हैं उन प्रकारों में, इन सभी का बहुत सावधानी पूर्वक स्मरण करते हुए इनमें अंतर को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Very good morning students. In my previous lecture I explained you geography 3rd chapter weather and climate for class 7 and now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter I am giving you some revision of my previous lecture. जैसे कि बच्चों मैंने अपने previous lecture में आपको बताया था weather instrument जिसमें मैंने आपको बताया था humidity. तो मैं आज फिर इसको explain कर रही हूँ कि what is humidity. Humidity is the amount of humidity is the measure of water vapor present in the air. तो humidity क्या होती है बच्चों? Measure of water vapor. Water vapor का measurement होता है present in the air. We can measure humidity in 2 ways. हम humidity को 2 तरीके से measure कर सकते हैं, absolute humidity and relative humidity. तो absolute humidity क्या होती है? The actual amount of water vapor present in the air which expressed in grams per cubic meter. तो एक्चुअल अमाउंट मतलब वाटर वेपर का जो एक्चुअल अमाउंट होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर का एक्चुअल अमाउंट होता है, विच एक्सप्रेस इन पर क्यूबिक मीटर और ग्राम, जिसको ये ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. द रेशियो बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड द टोटल एयर, टोटल अमाउंट द एयर कैन होल्ड at a given temperature expressed as a percentage. तो अब हम बात करेंगे आज measurement of relative humidity. Relative humidity का measurement कैसे किया जाता है? The relative humidity of the atmosphere at a particular place can be measured with the help of wet and dry bulb thermometer or hygrometer. तो किसी भी place की relative humidity को, किसी भी particular place की relative humidity को हम कैसे measure करेंगे बच्चों? wet और dry bulb thermometer की मदद से, जिसको कि हाइग्रोमीटर भी कहते हैं.
फिर क्या होता है, द बल्ब ऑफ वेट थर्मोमीटर इज, जो दो तरीके का होता है, वेट बल्ब थर्मोमीटर एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। तो द बल्ब ऑफ वेट थर्मोमीटर हम बात करने जा रहे हैं। द बल्ब ऑफ वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ टू सेंसिटिव थर्मोमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये कंसिस्ट करता है दो सेंसिटिव थर्मोमीटर को कंसिस्ट करता है। सबसे पहला क्या होता है, अ ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। पहला होता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर विच रिकॉर्ड्स द एक्चुअल एयर टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो रिकॉर्ड करता है एक्चुअल एयर टेम्परेचर को, हवा के तापमान को, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा का जो एक्चुअल एयर का जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करता है। कौन रिकॉर्ड करता है, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। अब दूसरे थर्मोमीटर की बात करें, वेट बल्ब थर्मोमीटर। तो वेट बल्ब थर्मोमीटर क्या होता है, द बल्ब ऑफ अ वेट थर्मोमीटर इज कवर्ड विद अ पीस ऑफ मसलिन। तो जो वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है वो कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है बच्चों, पीस ऑफ मसलिन which is kept constantly moist by a wick dipping into a container of water. So this is a picture of wet and dry bulb thermometer. आप देख सकते हैं, this is a picture of wet and dry bulb thermometer. तो dry bulb thermometer क्या करता है बच्चों, dry bulb thermometer records the actual air temperature of the atmosphere. और wet bulb thermometer क्या होता है, the bulb of a wet thermometer is covered with a piece of muslin. तो ये किससे कवर, ये देखिए वेट बल्ब थर्मोमीटर है, इज कवर्ड विद अ पीस ऑफ मसलिन व्हिच इज केप्ट कांस्टेंटली मॉइस्ट। इसके अंदर क्या होता है जो मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्ट होती है, नमी होती है, बाय अ विक डिपिंग इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर। तो ये क्या है, वाटर का कंटेनर है जिसमें कि क्या है बच्चों, वाटर है। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। The differences between the reading of wet and dry bulb thermometer given an indication of the humidity of the air. तो जो डिफरेंस होता है, differences between the reading of, मतलब रीडिंग, कौन सी रीडिंग का डिफरेंस, differences between the reading of wet and dry bulb thermometer. wet और dry bulb thermometer की जो रीडिंग का डिफरेंस होता है वो क्या इंडिकेशन करता है, gives an indication of the humidity of the air, कि हमारी जो एयर में कितनी ह्यूमिडिटी। तो नॉर्मली अ लार्ज डिफरेंस, अगर लार्ज डिफरेंसेस है तो क्या शो करेगा, नॉर्मली अ लार्ज डिफरेंसेस शो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो लार्ज डिफरेंसेस शो करेगा लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, व्हाइल द स्मॉल डिफरेंसेस, और स्मॉल डिफरेंसेस है तो इट शोज अ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेदर ऑफिसर्स यूज हाइड्रोग्राफ। सो वेदर ऑफिस होते हैं वो क्या यूज करते हैं, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ्स यूज करते हैं। तो मोस्टली वेदर ऑफिसर्स यूज हाइड्रोग्राफ व्हिच आर सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है बच्चों, सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर कीपिंग अ कंटीन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ग्राफ, जो कि हमेशा क्या रखता है, कंटीन्यूअस रिकॉर्ड रखता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ग्राफ रखता है। इट इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफ। सो इज इट क्लियर व्हाट आई एक्सप्लेन? Humidity can be measured by in two ways, absolute humidity, relative humidity. Relative humidity को कैसे मेजर करते हैं, with the help of wet and dry bulb thermometer. Dry bulb thermometer क्या होता है, a dry bulb thermometer records a actual air temperature of the atmosphere. और wet bulb thermometer क्या होता है बच्चों, wet bulb thermometer is covered with a piece of muslin which is kept constantly moist by a wick dipping into a container of water. The difference between the reading of wet and dry bulb thermometer, wet and dry bulb thermometer gives an indication of the humidity of the air. Now next instrument is rainfall. वेदर इंस्ट्रूमेंट में हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं जो रेनफॉल। रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्षा का गिरना या वर्षा, प्रेसिपिटेशन। तो हम बात करते हैं कि रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन इज ऑलवेज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गैस। तो रेनफॉल और precipitation is always
measured by an instrument is called rain gas। तो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन को हमेशा हम किससे मेजर करते हैं बच्चों? एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसको हम रेन गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेन गैस। तो रेनफॉल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स। तो रेनफॉल को हमेशा किस पे एक्सप्रेस किया जाता है बच्चों? सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। रेनफॉल इज ऑलवेज expressed is usually expressed in millimeters or centimeter. If 15 millimeter rainfall is recorded in a particular day in a particular town, अगर 15 millimeter rainfall हमारा recorded हो रहा है किसी भी particular day में और particular town में, तो उसका मतलब होता है it means if the rainfall in that town were allowed to collect over a plain surface, तो उसका मतलब होता है कि यदि जो rainfall हो रहा है उस town में जितना भी बारिश हो रही है वो अलाउड कर रही है टू कलेक्ट ओवर अ प्लेन सरफेस। द लेवल ऑफ रेन वाटर ओवर दैट सरफेस वुड बी 15 मिलीमीटर हाई। तो जनरली द रेन फॉलिंग ओवर अ एरिया डज नॉट गेट कलेक्टेड। जनरली क्या होता है कि जो रेन फॉल होती है, जो हमारी बारिश होती है, उसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, एरिया में उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है। इट रन्स ऑफ, ये या तो बहती रहती है या सीप हो जाती है सॉइल में या हमारा इवेपोरेट्स हो जाती है। तो जनरली द रेन फॉलिंग ओवर एन एरिया डज नॉट कलेक्टेड, इट रन्स ऑफ और सीप्स इनटू अ सॉइल, या मिट्टी में सोख ली जाती है या इवेपोरेट्स हो जाती है या वाष्पन बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। Therefore, the amount of rainfall at a particular place at a particular period is measured by a rain gas। इसीलिए रेनफॉल के जितनी भी बारिश, कितनी बारिश हो रही है उसको अगर हमें मेजर करना है, उसके अमाउंट को, मतलब कितनी मात्रा में वर्षा हो रही है, सो उसको कैसे मेजर किया जाता है बच्चों? रेन गैस से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है? रेन गैस से मेजर किया जाता है। तो हम बात करते हैं, नाउ आई डिस्कस व्हाट इज रेन गैस। रेन गैस होता क्या है? तो बच्चों दिस इज अ पिक्चर ऑफ रेन गैस। यहाँ पिक्चर देख रहे हैं रेन गैस का? दिस इज अ पिक्चर ऑफ रेन गैस। तो रेन गैस कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। तो रेन गैस एक सिलेंडर को कंसिस्ट करता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक सिलेंडर है। तो रेन गैस कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर which has a vessel, जिसमें क्या होता है बच्चों? वेसल होता है। वेसल मतलब एक पतीला, एक बॉल टाइप का होता है। इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिंग वेसल, जिसमें कि वाटर कलेक्ट किया जाता है। तो रेन गैस इज अ सिलेंडर which has a vessel at the bottom। तो जिसके बॉटम में क्या होता है? वेसल होता है टू कलेक्ट द वाटर एंड अ फ्यूनल। फ्यूनल मतलब होता है कीप, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर क्या है? फ्यूनल एक कीप है जिसमें से वाटर जाता है और वाटर जाके कहाँ कलेक्ट हो जाता है? वेसल में जाके कलेक्ट हो रहा है। So the rain gas consists of a cylinder, rain gas consists of a cylinder which has a vessel at the bottom to collect water and a funnel on the top, and
जार, एक मेजरिंग जार में, एक ऐसे जार में जिससे कि मेजर किया जाता है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रेन वाटर, कि कितना रेन वाटर हमने कलेक्ट किया है। इस चीज का हमको पता चल जाता है कि इस पूरे दिन में हमने कितना रेन वाटर कलेक्ट किया। तो उसको उसमें किस में डाल दिया जाता है बच्चों, मेजरिंग जार में डाल दिया जाता है टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ रेन वाटर रिसीव्ड। द रेन गॉज इज केप्ट इन एन ओपन, तो इस रेन गैस को कहाँ रखा जाता है बच्चों, ओपन में रखा जाता है, लेवल स्पेस अवे फ्रॉम ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। तो ऐसे प्रॉपर लेवल में रखा जाता है कि प्रॉपर स्पेस हो, उसको ट्रीज से और बिल्डिंग से इसको थोड़ा दूर पर रखा जाता है। इट इज जनरली प्लेस 30 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, तो उसको जनरली कितना प्लेस किया जाता है, ग्राउंड से 30 किलोमीटर, ठीक है। अ सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कार्ड pluviogram is also available for measuring the rainfall. तो बच्चों सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कार्ड प्लूवियोग्राफ इज आल्सो अवेलेबल फॉर मेजरिंग द रेनफॉल। तो प्लूवियोग्राफ से भी हम क्या करते हैं, रेन गैस से तो हम मेजर करते ही है रेनफॉल को, एक अदर इंस्ट्रूमेंट भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूवियोग्राफ, जिससे कि हम रेनफॉल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। The rain gas is also used to measure amount of snowfall and hail. तो रेन गैस से हम लोग स्नोफॉल मतलब बर्फ अगर हमारी हो रही है, गिर रही है या है, ओले पड़ रहे हैं, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। Precautions while using a rain gas. तो रेन गैस को यूज करते समय क्या प्रिकॉशन यूज करने चाहिए, it should be kept 30 सेंटीमीटर above the ground। तो एक ग्राउंड से कितना होना चाहिए बच्चों, दूर होना चाहिए 30 सेंटीमीटर। It should be protected from animals. Is it clear? So these are the precautions while using a rain gas. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning, students. I welcome you all to online class of SGOI. In the last class we have discussed to question number 3 of exercise 3B. Today we will be moving further into that exercise. In question number 4 it is saying if the cost of 6-fold 1.4 meter of cloth is equal to 1421 whole 7 by 8, then find the cost of 1 meter of cloth. ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया है कि ज्यादा लेंथ के क्लॉथ की कॉस्ट दी हुई है और आपको 1 मीटर लेंथ ऑफ की क्या करनी कॉस्ट बतानी है। तो इसमें भी आपको सिर्फ डिवीजन करना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, सो यू विल बी राइटिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ इज गिवन 6-fold 1/4 मीटर, 6-fold 1/4 मीटर। इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो यू विल गेट 6 4 24 + 1 25/4, ठीक है। नेक्स्ट इज इतने ही लेंथ के क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, तो यू विल बी राइटिंग कॉस्ट ऑफ 6-fold 1/4 मीटर क्लॉथ is equal to, it is given rupees 1421 whole 7 by 8। ये भी कैसा फ्रैक्शन है, दिस इज आल्सो अ मिक्स फ्रैक्शन, इसको भी आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर में जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 8 में करेंगे और फिर 7 उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यू विल गेट 8 1 * 8, 8 2 = 16, 6 carry 1, 8 4 = 32, 32 plus 1 33 carry 3, you will get 8 1 = 8 plus 3 11, ठीक है। 11368, लेकिन 7 इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो व्हाट यू विल गेट 11375/8, ठीक है। तो आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो यू विल गेट 11375/8, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इन क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। इतने मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है दिस आपको फाइंड करना है, 1 मीटर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो क्या करेंगे, सिर्फ डिवीजन ही करना होगा आपको। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ
1 मीटर ऑफ क्लॉथ, और 1 मीटर जब निकालना होता है तो टोटल कॉस्ट में से लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यू विल गेट रुपीस 11375 अपॉन 8 डिवाइड बाय 25 अपॉन 4, ठीक है। मैंने बताया आपको डिवीजन साइन तो चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। यू विल गेट रुपीस 11375 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 25। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग रिड्यूस करेंगे फ्रैक्शंस, ठीक है। यू विल गेट 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। यहां पे 25 से डिवाइड हो सकता है कि 5 से करके देखेंगे पहले ना। 5 5 is 25 and here you will get 5 2 is 10, carry 1 और 3 13, 5 2 is 10, 3 and 7 37, 5 7 is 35, 2 बचा 2 and 5 25, 5 5 is 25। फिर एक बार फिर से 5 डिवाइड करेंगे इसमें, तो 5 1 is 5 and here 5 4 is 20, 2 बचा 2 और 7 27, 5 5 is 25, फिर 2 बचा 2 और 5 25, 5 5 is 25, ठीक है। तो आपको क्या बचा 455 into 1 you will get 455 upon 2 into 1 तो 1 ही मिलेगा, ऐसा 2 मिलेगा, ठीक है। 2 into 1 you will get 2। अब 455 को आपको 2 से डिवाइड करना है, इधर से देखो आप 455 और 2 से डिवाइड करना है। अगर आंसर आपका किसमें दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन यूज हुए हैं, तो आंसर में भी आपको मिक्स फ्रैक्शन ही लिखना होगा। तो यू विल राइट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 is 4, 2 2 is 4 1 5, 2 7 is 14। तो क्या लिखो, पहले आप लिखते हो क्वोशिएंट, तो 227 होल, फिर रिमाइंडर लिखते हो 1, फिर डिवाइजर लिखते हो, तो आंसर हो जाएगा रुपीस 227 होल 1 अपॉन 2, ठीक है। तो वो आंसर नीचे लिखोगे आप रुपीस 227 होल 1 अपॉन, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज आपको करनी है। इट इज सेइंग हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 3 होल 5 by 7 meter each can be cut from a wallpaper 52 meter long. It is saying there is a wallpaper, or wallpaper the total length is given that is equal to 52 centimeters, and then it is saying आपको उस 52 मीटर लंबे वॉलपेपर में से बहुत सारे पीसेस काटने हैं, और हर एक पीस का जो लेंथ होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 3 होल 5 by 7 मीटर। तो ऐसे कितने पीस आप कट कर सकते हो, दिस इज बीइंग आस्क्ड। तो क्या करोगे, 52 डिवाइड बाय 3 होल 5 by 7, 3 होल 5 by 7 will be changing into improper fraction, you will be getting 3 7 21, 21 plus 5 26 upon 7। तो 52 को 26 upon 7 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 14 पीसेस, ठीक है। तो आई होप यू कैन easily do question number 5 by yourself. In fact, in all the questions of this exercise, इस exercise के सारे questions में सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। Major thing is this कि आपको ये समझ आना चाहिए कि किस नंबर से किस नंबर को डिवाइड करना है ना। और दूसरी चीज आपको स्टेटमेंट्स लिखने आने चाहिए। Now let's start with question number 6. Question number 6 में बता देता हूँ। It is saying a log of wood 6 whole 2/7 meter in length was cut into 11 pieces. What is the length of each piece? बोला जा रहा है कि एक log है wood का, उसका टोटल लेंथ है 6 whole 2/7 meters, और बोला गया कि उस log को 11 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया गया। So you are required to answer what will be the length of each piece of the log, ठीक है। So let's start. First we will be writing total length of the log. Total length of the log. Log की total length कितनी है? It is given 6 whole 2/7 meter. 6 whole 2/7 meter. इसको आप चेंज करोगे improper, तो you will get 7 6 are 42 plus 2 44 upon 7 meters, ठीक है। अब कितने पीसेस में काटना है, तो लिखोगे नंबर ऑफ पीसेस, जितने पीसेस में आपको काटना है, नंबर ऑफ पीसेस,
कितने पीसेस चाहिए? 11 पीसेस चाहिए। तो अब आपको फाइनली क्या करना है, हर एक पीस का लेंथ कितना होगा। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि 44/7 टोटल लेंथ है और उसको 11 पीसेस में काटना है। दैट मींस इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, कभी आपको बोलता है कि भाई एक लेंथ है थ्रेड की और उसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, एक थ्रेड की लेंथ है 10 मीटर और आपको उसको 5 इक्वल पार्ट्स में काटना है, 5 इक्वल पार्ट्स में काटना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? तो आप क्या करते हैं, 10 को डिवाइड करते 5 से आंसर आता 2 मीटर। मतलब हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होती? 2 मीटर होती। वही चीज यहाँ पे करनी है, बस यहाँ पे उस नंबर नेचुरल नंबर के बदले यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस नंबर से। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ ईच पीस। जो 11 पीस चाहिए उन 11 पीस में हर एक का लेंथ कितनी होगी। तो फर्स्ट नंबर से सेकंड को डिवाइड कर, सेकंड 44/7 डिवाइड बाय 11, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ऐड कर सकते हो। डिवीजन का साइन को चेंज करोगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यू विल गेट 44/7 मल्टीप्लाई बाय 1/11, ठीक है। 11 मतलब 11, 11 4 जा 44। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, so you will get 4 into 1 that is 4 upon 7 into 1 that is 7। तो आंसर आ जाएगा 4/7, ठीक है। हर एक पीस का जो लेंथ होगा वो 4/7 मीटर के इक्वल होगा। सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल द अदर पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में स्लाइडली थोड़ा सा चेंज है करना, डिवीजन उसमें भी है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, एक क्वेश्चन में ब्रेड्थ गिवन है और लेंथ फाइंड करनी है, दूसरे क्वेश्चन में लेंथ गिवन है और विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू दैट, लेकिन करना आपको अपने आप से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ को ही क्या बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं, ब्रेड्थ को ही आप विड्थ भी बोलते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या करना होगा, एरिया को डिवाइड करना होगा पहली बार में किससे, लेंथ से, सॉरी ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ गिवन है पहले वाले में, और दूसरे वाले में आपको एरिया को डिवाइड करना होगा लेंथ से, ठीक है। जब एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड करोगे तो लेंथ मिल जाएगा और एरिया को लेंथ से डिवाइड करोगे तो ब्रेड्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 8 आपको इस तरह से सॉल्व करना है, स्टेटमेंट्स अपने आप ही लिख लोगे, ठीक है। Now moving to question number 11. In question number 11, it is saying a car travels 283 whole 1/2 kilometers in 4 whole 2/3 hours. How far does this car go in 1 hour traveling at the same speed? वैसे ही क्वेश्चन है, मैं थोड़ी थ्योरी इसमें बताऊंगा मैं। इट इज सेइंग एक कार है जिसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 283 whole 1/2 किलोमीटर। तो आप लिखोगे डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 283 whole 1/2 किलोमीटर। इसको आप इम्प्रॉपर में लिखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 283 into 2 करोगे तो यू विल गेट 566, है ना, 566 plus 1 you will get 567/2 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल करी कितनी देर में ट्रेवल करी, 4 whole 2/3 hours। टाइम taken is equal to 4 whole 2/3 hours।
इसको चेंज करोगे तो यू गेट 4 to 12 plus 2 14/3 hours। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी 567/2 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा 14/3 आवर्स। तो बोला जा रहा है कि 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर। अगर 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो नॉर्मल सी बात है, इससे तो कम ही करेगा। तो कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। यू विल गेट 576/2 डिवाइड बाय 14/3। चेंज करोगे तो यू विल गेट 576/2 मल्टीप्लाई बाय 3/14। So your value was 567। स्लाइड में मैंने मिस्टेक से 576 दिया। तो वैल्यू was 567/2। तो जब चेंज करेंगे डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन तो यू विल गेट 567/2 मल्टीप्लाई बाय 3/14। ठीक है, अब आप देखोगे किसी भी कॉमन फैक्टर है क्या, कॉमन वैल्यू है क्या, तो आप क्या देख सकते हो, इसको देखो कि ये क्या 7 से डिवाइड हो सकता है। तो यू विल सी, हम देखते हैं 7 या 49 एंड 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब बाकी कुछ डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे 81 मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। So you get 3 1 are 3 and 8 3 are 24/2 is 4। So it will be 243/4। अब फिर से इसको किस में लिखना है, इन मिक्स फ्रैक्शन में। 243 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 6 are 24, 3 को बच रहा है तो 0 लगाएंगे। You will get 60 whole 3/4 किलोमीटर। आंसर आएगा 60 whole 3/4 किलोमीटर। तो you get 60 whole 3/4 किलोमीटर। ठीक है, आगे टर्म यूज किया गया है ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। इसका मतलब है कि उसने अपनी स्पीड को कहीं भी चेंज नहीं किया। एक और चीज आई विल बी टेलिंग कि जब भी आपको बोले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, तो जब बोला जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस को ही आप क्या बोलते हो, स्पीड बोलते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके ये पूछ सकता था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, तो भी आपको क्या निकालना था, 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, in question number 12 is saying the product of two numbers is this, if one of them is this find the other। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको प्रोडक्ट में से फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट गिवन है उसको डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर से, तो you will get second number। So this is the completion of your exercise 3b and so is the completion of your chapter। Now we will start the new chapter in our next class। Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class for class 7. Today we will discuss an experiment that show that light is necessary in photosynthesis. As you know students that photosynthesis is a process of food preparing by the green plants, and in this process, in this photosynthesis process, all the green plants need carbon dioxide, water, sunlight. In the presence of sunlight and chlorophyll, it needs water and carbon dioxide and prepare the food which is in glucose. The food which is prepared is glucose. But remember that point, the plant store food in the form of starch. Never store the food in the form of glucose. So students, for performing this test that in the process of photosynthesis light is necessary, we require green plants that is potted in a pot, and black pepper, iodine solution, alcohol, water, test tube, beaker, gas burner, tripod stand, and a wire gauge. Wire gauge like this type of gauge which is placed between the beaker and the gas burner, because when we give the heat in a suitable temperature, that we use this wire gauge. Okay students, so how to do the test? First of all, discharge the potted plant. The plant which is potted is discharged. And how we discharge the potted plant? By placing the plant in a dark room about 48 hours.
Students, as you know, in the process of photosynthesis, plant require sunlight. In the presence of sunlight, photosynthesis take place. So, in the process of photosynthesis, glucose is formed, which is converted into starch, and starch is stored as a food in the plant body. So, by discharging the plant, first of all, we kept the plant in the dark room for 48 hours. That's why there is no photosynthesis occur and there is no formation of starch. So, discharge the plant by placing the plant in a dark room on 48 hours. Next, when the plant is discharged, cover the part of a leaf with the black paper. जब ये plant discharge हो discharge हो जाएगा, then discharge plant a part of leaf. इस leaf का एक part, the part of a leaf is covered with a black paper. Why we use black paper to cover the leaf on both sides? Okay, because the black paper, the color black, never absorb the sunlight. So we use the black paper to cover the leaf on the both sides. Then place the pot in a sunlight for 5 to 6 hours. Then this plant is kept on the sunlight for 5 to 6 hours so that the photosynthesis also takes place. But there is no photosynthesis occur in this part because this part of the leaf is covered with the black paper. So this part of the leaf is not absorb the sunlight. That's why the photosynthesis not occur in this place. Now, when this plant is placed in the sunlight for 5 to 6 hours, then pluck this leaf, this experimental leaf, and then this leaf is take in a test tube. In a test tube which contain alcohol. In this test tube there is alcohol and the leaf. This is the leaf. Now place this test tube in a beaker that contain water. And now make this experiment like this. There is a burner which is on in condition. Why we don't boil the test tube directly in the flame? Because the alcohol is highly inflammable. Okay, if we directly boil the alcohol in the gas burner, that it may cause the burning because alcohol is a highly inflammable. So we boil the alcohol by placing the test tube in a beaker which contain boiling water. Okay, then after the boiling, all the leaf reduce the green color in the alcohol. When the leaf reduce the green color in the alcohol, then take the leaf out and place in a water slide, in a water glass. Okay, place this leaf in a glass slide. Then put the some drops of iodine on the leaf. This is a leaf. We put the some drops of iodine on the leaf. Why we putting the iodine? Because iodine turns the starch into blue-black color. That's why we are using iodine solution for testing the starch. Okay, iodine convert the starch into blue-black color. Now, what happened after putting the iodine solution on the leaf? This part of the leaf turn blue or black color and this part which is covered by the black paper is not turned blue-black. It remains the brown color. Why? Because in this part there is a photosynthesis take place, means there is a presence of starch because there is a photosynthesis take place in this part. So there is a starch which convert the iodine solution into blue-black color. But there is no starch in this part because it is covered by the black paper. So there is no photosynthesis take place. So there is no starch in this place. So the color of the leaf remains same like brown color. That means or that show that the light is required for the photosynthesis. If light is not required, there is no light is absorbed by this part of the leaf. So there is no starch. That means light is required for the process of photosynthesis. Now students, the second test to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis.
in this test that you know that in the process of photosynthesis the chlorophyll also is necessary. So by this experiment we show you that without the chlorophyll there is no photosynthesis cannot take. So the requirement is a potted plant with a variegated leaves. What do you mean by the variegated leaves? Means the leaves which is not properly green color. Means the have you seen the money plant leaf? The money plant leaf is in some places there is a green spot and in some places there is a yellow spot. So that type of leaf is called variegated leaf. Means it is not properly, the whole part of the leaf is not green. There is a yellow color spot, there is a green color spot. And we require black paper, iodine solution, alcohol, water, beaker, test tube, tripod stand, water gauge. Sorry, this is wire gauge and burner. So how to perform the test? First of all, these starts the test. As you know that, put the potted plant in a dark room about 48 hours to discharge the plant. Now place the pot in a sunlight for 6 hours. Then when the plant is discharged, then place the plant in a sunlight about 6 hours. After this, there is a photosynthesis take place in the plant when you kept the plant in the sunlight. Then what do? Take a leaf from the plant and perform the starch test. Take a leaf, any leaf. Take any leaf from the plant and perform the starch test. So what happened when you starch test? How to do the starch test? As you know that, put a leaf in a test tube which contain alcohol. Then place the test tube in a beaker that contain water and boil the water. Then what happened? The leaves turn into a pale yellow color. That means when the leaf is boiled in alcohol, then it reduce all the green color. Then take the leaf and place in a glass slide. Then put a drop of iodine solution. Then what happened when you put the drop of iodine on the leaf? Then this is the green zone. The green zone turn blue-black color because in this green zone there is a chlorophyll is present. That's why when you put the iodine solution in this green zone, it turn blue or black color. But this is a yellow zone where there is no chlorophyll. Then when you put the iodine solution in the yellow zone, it remains brown. There is no changement of color in this zone because there is no chlorophyll. That means there is no chlorophyll is present but so in this part show that there is no photosynthesis occur because chlorophyll is missing in this part. So there is no photosynthesis occur in the absence of chlorophyll. So the iodine solution not turn blue-black color because there is absence of starch. And you know that iodine solution turns starch into blue-black color, and which is prepared, the starch is prepared in the process of photosynthesis. That means there is no photosynthesis occur. That's why the yellow color remains brown. So this experiment show that chlorophyll also necessary for photosynthesis process. Students, you do this experiment, both the experiment in your home, but do with very careful and in the observation of your parents. Okay student, do this test yourself and understand both the experiment. That's enough for today. We will discuss the next experiment in our next class. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. This is class 7th E. Subject is computer. Today's chapter is malicious software. Students, in previous class we discussed different types of viruses. Today we discuss some other types of malware softwares. Okay, some other types of malware softwares are Trojan horse, worm, spyware, sweeper and adware. That means today we discuss these type of malware software.
Okay, now first is, what is the Trojan horse? Trojan horse is a type of malware. Examples of acid rain, cat and Wando. Okay, student, in previous class we tell about कि आपको इस जितने भी malwares हैं, viruses हैं, इनकी examples आपको बहुत अच्छे से सारे पता होना चाहिए. Okay, now example acid rain, crack and Wando. What is the Trojan horse? Trojan horse is a software, is a malware software, is a program that appears to be safe but damages the computer once it runs. Okay, ये ध्यान रखिएगा. It appears to be safe but damages the computer when it runs. जब ये run करता है, ये execute करेगा, तो ये आपके प्रोग्राम को, आपको या ये सिस्टम को डैमेजेस करेगा. Trojans do not produce by infecting other like virus. ये वायरस की तरह ऐसा नहीं है कि आपका ये replicating program है. This is not a replicating program. But when it it is copied to another system. ये आपका spread कब करता है? जब आप कोई फाइल जिसमें आपका Trojan horse है, Trojan horse malware है, और वो आप किसी और सिस्टम पे कॉपी कर रहे हो, तब आता है. इट स्प्रेड ओनली व्हेन इट कॉपी टू अनदर सिस्टम. ओके, इट डैमेजेस योर फाइल्स, ब्रेक पासवर्ड, मेक अनऑथराइज्ड ट्रांसफर मनी और अपलोड और डाउनलोड फाइल्स. क्लियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द Trojan horse? Next is the worm. The next topic is worm. Example of worm is code red. This is the dangerous worm. Okay, code red, slammer worm and storm. There are 3 examples of worm, and the main characteristics is it is multiply itself. That means a worm is designed only to spread from one system to another and not to cause changes in date of the system they passes through. It is capable of running. Worm is capable of running itself. That means does not need to host or program or supporting program. Okay. Next is the spyware. The spyware example is Look to Me. Okay, student, Look to Me. Generally, it is not a multiply itself virus or malware. It is designed to collect information. Mainly, it is designed to collect information about the internet surfing habit and frequently visited website by the user. It does not multiply. It only install itself. It track computer memory and resources to track your activity. Sweeper. Sweeper is a type of spyware. It is difficult to detect and remove. When we remove from the computer a sweeper, it is reinstall itself. Okay, that means कि this is a type of sweeper, type of spyware. यानी कि एक तरह से आपका spyware का टाइप है, और इसको सिस्टम में डिटेक्ट करना, यानी कि इसको फाइंड आउट करना, सर्च करना और इसको रिमूव करना, इट इज़ दोनों ही आपका डिफ़िकल्ट है. और जब हम लोग इसको अगर रिमूव कर भी देते हैं सिस्टम में से, तो ये क्या करता है, इट इज़ रीइंस्टॉल इटसेल्फ इवन आफ्टर इट इज़ रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर. यानी कि जब हम लोग इसको कंप्यूटर से रिमूव करते हैं तो ये खुद से अपने आप से ये वापस जो है वो रीइंस्टॉल हो जाता है, यानी कि खुद से दोबारा ये वापस उसमें आ जाता है. अब आती है बारी कि ये स्पाईवेयर जो है वो किस तरह से आपके सिस्टम में वो इन्फेक्ट करता है या किस तरह से एंटर करता है. कंप्यूटर में गेट इन्फेक्टेड बाय अ स्वीपर वायरस व्हाइल डाउनलोडिंग अ सॉफ्टवेयर. जब हम लोग बाय इंटरनेट
हम लोग थ्रू इंटरनेट हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो आपका जो ये स्वीपर वायरस है और स्वीपर स्पाईवेयर या मालवेयर, दिस इज इन्फेक्टेड योर कंप्यूटर. A sweeper virus may get installed through a Trojan horse. This is important point कि a sweeper virus may get installed, ये किसके थ्रू इंस्टॉल होता है? With the help of Trojan horse के थ्रू ये इंस्टॉल होता है. That appear harmless such as Windows notifications और pop-up ad. यानी कि अगर आपका, जब हम लोग विंडोज़ के जो आपके सिस्टम में विंडोज़ के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, इसीलिए जनरली हम लोग नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देते हैं, या आपके बहुत सारे जो है वो पॉपअप एड्स आते रहते हैं बीच बीच में. तो ये क्या होते हैं, जनरली इनके ही थ्रू जो है वो आपका स्वीपर जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है. व्हेन यू क्लिक एनी बटन ऑन द पॉपअप एड और नोटिफिकेशंस, जब आप किसी भी पॉपअप एड को या जो विंडोज नोटिफिकेशंस होते हैं उनको आप अगर क्लिक करते हो, तो द स्वीपर्स गेट डाउनलोडेड ऑन योर कंप्यूटर. यानी कि आपके सिस्टम में जो ये स्वीपर वायरस है और या जो स्वीपर मालवेयर है, दैट इज डाउनलोडेड ऑन योर कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट्स, this topic is completed. Now second is the adware. Now next is the adware. The word adware is a type of malware. The word adware had been formed from the word advertising supporting software. Adware means advertising supported software. It is used to display advertisements in the form of banner, pop-ups and unusable windows on infected computer system. Okay, that means कि it display the advertisement in the form of banner, pop-ups and unclosable windows on the infected computer system. Clear students? Adware is generally bundled with the application softwares from the purchased from the market or downloaded from the internet, or sometimes it is used by the software developer to collect fund for the development of the software. इस तरह से students आज आपके ये malware topic is completed. Now next topic is fill in the blanks. Now student, see page number 34. In page number 34, let's review means the revision of the topic in shortly in form of fill in the blanks. Okay, the first fill in the blanks is, the term is a combination of two words, that is the malicious and software. Answer is malware is the term malware, malware. Malware is a combination of two words, malicious and software. mal is used for malicious and war taken from software. Okay, and the second is, the virus can dash the file in your computer. Virus can damages the file in your computer. Third is, dash refers to unsolicited the unwanted email. Unwanted email that means spam. Answer is, spam refers to unsolicited and unwanted email. Next is, a dash wire infects program files and executable file. Which wire is infects program files and executable file? This is आपका file infected virus. Answer is file infected virus. Okay, and the next is L-cloner, brain, disk killer and store virus are the type of virus. That means कि these are the which type of
virus. This is a boot sector virus. These are the example of boot sector virus. Clear? Elkern, Marburg, Sattenberg and Terran are the example of polymorphic virus. Polymorphic virus. Okay, student. This is the fill in the blanks of chapter 3. Now, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.